हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद आवर थर्ड लेक्चर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। और लास्ट वाले लेक्चर में हमने तत्व मिश्रण यौगिक एवं विद्युत संयोजकता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था एवं उनके उदाहरण भी देखे थे। तो इस वाले लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हुए विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण, सहसंयोजकता, तुल्यांकी भार एवं मोलर सॉल्यूशन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण। विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, ये यौगिक जल में विलेय होते हैं पर अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जिनकी प्रकृति समान होती है हमेशा आपस में वो ही डिजोल्व हो सकते हैं या वो ही विलेय हो सकते हैं। तो ये यौगिक जो स्वयं ध्रुवीय होते हैं वे अध्रुवीय विलायकों में विलेय नहीं हो सकते। नंबर 2, यह यौगिक सदा विद्युत अपघट्य होते हैं, अर्थात इनको जल में घोलने पर धनायन व ऋणायन अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम NaCl को वाटर में डिजोल्व या पानी में घोलें तो क्या होता है, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यानी सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन में विद्युत अपघटित हो जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि ये यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं। नंबर 3, इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक काफ़ी अधिक होते हैं। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट कि इनके क्वथनांक यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक काफ़ी अधिक होते हैं। नंबर 4, ये पिघली या जल में घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि यदि ये सॉलिड फॉर्म में यानी ठोस अवस्था में मिलेंगे तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पास नहीं होगी। लेकिन यदि ये यदि जल में घोल दिया जाता है और ये लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पहुंच जाते हैं तो ये अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। ऐसे ही नंबर 5, ये परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप बनते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है तो उसके फलस्वरूप ही इन यौगिकों का निर्माण होता है। नंबर 6, इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें ध्रुवीय बंध होते हैं। ये पहले भी पढ़ा है हमने। जिस यौगिक में ध्रुवीय बंध होगा यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होगा, उसके जो तत्व प्रेजेंट होंगे उस यौगिक के अंदर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी अंतर होगा, जिस वजह से वह ध्रुवीय बंध का निर्माण करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सहसंयोजकता। सहसंयोजकता को हम कोवैलेंसी भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ परमाणु यौगिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। परमाणुओं की इस प्रकार साझेदारी की विधि को सहसंयोजकता कहते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा इस प्रकार करते हैं कि प्रत्येक परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लें, अर्थात उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। मैंने पहले ही बताया था कि हर एक परमाणु की टेंडेंसी होती है स्थायित्व प्राप्त करने की, और स्थायित्व कब मिलता है उनको, जब उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। केवल हाइड्रोजन ही ऐसा परमाणु होता है जिसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होकर भी वह स्थायी रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों के इस साझे के फलस्वरूप परमाणुओं के मध्य जो बंध बनता है उसे सहसंयोजकता कहते हैं। यह सहसंयोजक बंध के परिणाम स्वरूप बने अणुओं में कोई आवेश नहीं होता, अतः इनको अध्रुवीय बंध भी कहते हैं। अध्रुवीय यानी नॉन पोलर। 1, 2 व 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंध एकल सहसंयोजक, द्विसहसंयोजक और त्रिसहसंयोजक बंध कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध बना हुआ है यानी सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध, इसको त्रिबंध बोलते हैं। 3 बंध बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि सहसंयोजक बंध द्वारा बने यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं।
इसका उदाहरण भी हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑक्सीजन अणु का बनना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमको सबको पता है कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाह्यतम कोश में। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा 2 परमाणु आपस में कर लेते हैं और निकटतम अक्रिय गैस यानी नियोन वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं। नंबर 1, ये यौगिक इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे से बनते हैं। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन यानी जब 2 परमाणु आपस में बंध बनाते हैं, दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। नंबर 2, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी ये अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। नंबर 3, ये जल में कम विलेय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, यानी ये अध्रुवीय होते हैं, इस वजह से ये जल में घुलनशील नहीं होते। नंबर 4, ये यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समावयवता क्या होता है? जब यौगिकों के अणुभार या अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है तो वे यौगिक समावयवी कहलाते हैं। तो यानी इस प्रकार के यौगिक जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो भी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 5, ये यौगिक अधिक वाष्पशील होते हैं, यानी इनको वेपर में कन्वर्ट करना इजी होता है। तो जो हमारी अगली संयोजकता आती है वह है उपसहसंयोजकता यानी कोऑर्डिनेट वैलेंसी। इस प्रकार की संयोजकता में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले सहसंयोजकता में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जब 2 तत्वों के बीच में बंध बनता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व के द्वारा तो प्रदान कर दिए जाते हैं और दूसरे तत्व के द्वारा उन्हें ग्रहण कर लिया जाता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है यानी डोनेट करता है उसे दाता कहते हैं यानी डोनर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है उसे ग्राही यानी एक्सेप्टर कहते हैं। इस प्रकार के बंध को एक तीर यानी एरो से प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए अब हम उपसहसंयोजी बंध द्वारा बने यौगिकों के उदाहरण देखते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 और ओजोन। इसके अन्य भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, जैसे HNO3 वगैरह। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, उपसहसंयोजी यौगिकों की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, ये यौगिक जल में आंशिक विलेय होते हैं। नंबर 2, ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। नंबर 3, ये यौगिक भी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समावयवता क्या होती है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ये यौगिक भी समावयवता क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। इसमें सबसे पहली है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान भाग, ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान भाग अथवा क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भाग से संयुक्त हो सके या उनके किसी यौगिक में से इन द्रव्यमान भागों को विस्थापित कर सके। तुल्यांकी भार केवल एक तुलनात्मक संख्या होती है और इसकी कोई यूनिट यानी इकाई भी नहीं होती। और हमारी अगली डेफिनेशन है प्रमाणिक विलयन यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात हो उसे प्रमाणिक विलयन कहते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि ज्ञात सांद्रता वाला विलयन ही प्रमाणिक विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए HCl वह विलयन है जिसके प्रति लीटर में
35.5 ग्राम घुले हैं, प्रमाणिक विलयन कहलाएगा। और उसके बाद आता है मोलर विलयन यानी मोलर सॉल्यूशन। अगर किसी 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 ग्राम अणुभार घुला हो तो विलयन की मोलरता 1 होती है और इस प्रकार के विलयन को मोलर विलयन कहते हैं।